हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर था वो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व था। क्या था? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। क्लास 12th की हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में आज जो हमारी हेडिंग रहेगी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हेडिंग हर बोर्ड एग्जाम में पूछ जाती है। या तो ये जो डेरिवेशन कराऊंगा ये पूछा जाता है, या तो इससे जो न्यूमेरिकल आता है वो ज़रूर पूछा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हेडिंग आज की लगाइए सभी लोग। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। क्या लिखेंगे हेडिंग? दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। ठीक, हमारे पास दो समांतर धारावाही चालक होंगे, दो चालक होंगे जो कि समांतर होंगे। ठीक, तो हम मानते हैं, पहले इसका डायग्राम देखते हैं। एक हमारे पास ये चालक है और दूसरा चालक क्या है? ये है। ठीक, दो समांतर धारावाही चालक हैं। पहले चालक पर धारा हम मान लेते हैं क्या है? I1 है, और दूसरे चालक पर धारा क्या मान लेते हैं? I2 है। इसका नाम दे देते हैं A। कुछ भी दे सकते हो आप, या B दे सकते हैं, या PQ कुछ भी दे सकते हैं, या QS कुछ भी दे सकते हैं। नाम आपके डिपेंड है। इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम दे देते हैं S। ठीक है, बात समझ में आई? पहले धारावाही चालक पर धारा हमने प्रवाहित कर दी क्या? I1, और दूसरे चालक पर धारा क्या प्रवाहित कर दी? I2। ठीक है। अच्छा, इसके बीच की दूरी हमने मान ली क्या है? स्मॉल r है। क्या है? स्मॉल r है। बात समझ में आ रही? देखिए, अब इसी को जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसी के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। थोड़ा हिंदी इसकी लिखना पड़ता है। जो हम डायग्राम बनाते हैं उसकी हिंदी मुझे समझानी पड़ती है। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे माना दो समांतर धारावाही चालक PQ। ओ, नाम हमने उल्टा रख दिया है, कोई बात नहीं। ये PQ हो गया, ये RS हो जाएगा। ठीक, PQ क्या लिखेंगे? PQ तथा RS हैं। क्या है? समांतर धारा चालक हैं। ठीक है। पहले चालक में क्या लिखेंगे? पहले चालक में धारा I1 व दूसरे चालक में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। ठीक है, प्रवाहित हो रही है। ठीक, दोनों चालकों के बीच या दोनों तार के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। ठीक है, दोनों चालकों के बीच ऐसे लिख सकते हैं, दोनों चालकों के बीच दूरी स्मॉल r है। ठीक है, क्या है? दोनों चालकों के बीच दूरी क्या है? स्मॉल r है। अब देखो, हमें निकालना क्या है? इन दोनों चालकों पर बल निकालना है। दोनों चालकों के बीच हमें क्या निकालना है? बल निकालना है। तो लिखेंगे जो पहला चालक है PQ स्मॉल r दूरी पर चालक। क्या लिखेंगे? पहले तार जो पहला चालक है PQ के कारण स्मॉल r दूरी पर क्या निकालेंगे? हम पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ठीक, तो लिखेंगे क्या? PQ चालक से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई। क्या होता है? म्यू नॉट अपान 4 पाई भी होता है। हमने B के 3 वैल्यू बताए थे, तो एक 4 पाई I अपान R होता है। फिर B इक्वल टू एक ये भी होता है जो हमें यहाँ पे यूज करना है, म्यू अपान 2 पाई I अपान R। इस वाले फार्मूले को हमें क्या करना है? यहाँ पे यूज करना है। इसी फार्मूले से हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर हम बल निकालेंगे। बात समझ में आ रही? अच्छा, देखिए, अगर पहले चालक के लिए धारा देखते हैं तो I1 है, तो क्या लिखेंगे? B इक्वल टू म्यू अपान 2 पाई, धारा क्या है? I1 अपान R हो जाएगी। बात समझ में आ रही? इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, जैसे हमने निकालना है PQ
पी क्यू चालक से स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, इसी तरह से निकालेंगे आर एस, ठीक, आर एस चालक से स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आर एस से स्मॉल आर दूरी पर, क्या लिखेंगे, स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो B इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई। देखिए यहाँ पे धारा क्या थी, I1 थी, इसके लिए धारा क्या हो जाएगी, I2, क्या हो जाएगी, I2 अपान में R हो जाएगी। ये समीकरण क्या हो गई, सेकंड हो गई, ये समीकरण क्या हो गई, सेकंड हो गई। बोलिए भाई, यहाँ तक बात समझ पाए, बोलो यहाँ तक बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चूँकि अच्छा हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बल, क्या निकालना है, दोनों के बीच क्या निकालना है, बल निकालना है। अब बल निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या करेंगे भाई, बल निकालने के लिए देखिए हमारे पास दो चीज़ें मिल गई हैं। अगर पहले चालक के लिए देखें तो चुंबकीय क्षेत्र मिला है I1 अपान आर, दूसरे के लिए देखें तो I2 अपान आर निकालना है। अच्छा हमें निकालना है क्या है, बल निकालना है, क्या निकालना है, बल। तो बल का जो फार्मूला होता है, दोनों तारों के कारण, जो तार दोनों चालक हैं, तार भी कह सकते हैं चालक कह सकते हैं, तार पी क्यू से और तार आर एस, क्या आर एस के बीच हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ज़रा इस बात को आप समझिए। हाँ बात समझ में आई। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बल। तो देखिए जो पी क्यू चालक है, पी क्यू चालक से स्मॉल आर दूरी पर आर एस पर हम एक छोटा सा खंड मान लेते हैं जिसकी लंबाई मानते हैं एल। एक छोटा सा खंड लिया है जिसकी लंबाई हमने क्या माना है, एल। इस लंबाई एल है, इस पर हमें क्या निकालना है, बल निकालना है, ठीक। बात समझिएगा, फिर से लिखा है तार पी क्यू से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक आर एस की लंबाई पर बल। तो पहले आर एस की लंबाई पर बल निकालते हैं, इस पर बल निकालते हैं। तो बल जो निकालेंगे वो F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। अच्छा देखिए हम बल किस पर निकाल रहे हैं, इस पर निकाल रहे हैं। तो इसके लिए धारा का मान क्या है, I2 है, तो ये हो जाएगा B हो जाएगा, ये हो जाएगा L हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं। अच्छा देखिए अगर यहाँ से हम थीटा निकालते हैं, पहले थीटा निकाल लें, तो अगर इस पर बल निकालते हैं तो थीटा कितना मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा, जो कि क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। साइन थीटा 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या मिलेगा, I2 BL मिलेगा, ठीक। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको सही लिखते हैं, L पहले लिख लेते हैं और B बाद में लिख लेते हैं, ठीक। तो F इक्वल टू B की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 अपान R। तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई, फिर क्या हो जाएगा I1 अपान में R। क्लियर हो रही बात। तो इसको हम क्या लिखेंगे, F इक्वल टू, थोड़ा सही क्रम में लिखते हैं, 2 पाई अपान में ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2 अपान में R हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही। ये हमें क्या मिला है, ये दोनों चालकों के बीच बल मिला है। क्या मिला है, ये दोनों चालकों के बीच हमें क्या मिला है, बल मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से आपको या तो न्यूमेरिकल मिलता है या तो हूबहू ये डेरिवेशन पूछ लेता है। क्लियर हुई बात। तो इसको नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, नोट कीजिए फटाक से। हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक। अगर हम मिटा दे रहे हैं तो आप वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से लेकिन नोट करना है आपको सब, ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है, समझ में सम आएगा, ठीक है। देखिए ये फार्मूला मिला है, इसको थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं। इस फार्मूले से हम और आगे बढ़ाते हैं। इस फार्मूले को लेकर
यहाँ तक न्यूमेरिकल बनता है, लेकिन इससे आगे और न्यूमेरिकल बनता है, एक एक्स्ट्रा कदम बढ़ाएंगे। वो कदम क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पर लंबाई है l, ठीक, ये लंबाई क्या है l, तो अगर हम मान लें तार की लंबाई एकांक हो, क्या हो, तार की लंबाई एकांक हो, या चालक जो हमने दो चालक लिए थे PQ और RS, ये दोनों चालक की लंबाई क्या हो, एकांक हो, एकांक लंबाई का मतलब एक हो, तो लिखेंगे नोट पॉइंट में लिखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये भी पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, कैसे पूछते हैं देखते हैं। देखिए एकांक, तो क्या लिखेंगे, चालक की एकांक लंबाई, ठीक हो, ठीक, तब देखिए फार्मूला हमारा क्या बनेगा, F = μ0/2π, फिर I1 I2/r, तब फार्मूला हमारा क्या बनेगा भाई, ये फार्मूला बनेगा। चालक की लंबाई एकांक हो, मतलब L का मतलब एक हो, L का मान क्या होना चाहिए, एक हो, तब हमारा जो फार्मूला बनेगा F = μ0/2π I1 I2/r बनेगा। क्लियर हुई बात। अच्छा देखिए ये नोट पॉइंट फर्स्ट है, ये नोट पॉइंट फर्स्ट है। अगला नोट पॉइंट देखिए सेकंड, अभी अभी हमने देखिए बनाया था, एक चालक ये बनाया था और दूसरा चालक ये बनाया था, इस पर धारा का मान ये था और इस पर धारा का मान क्या था, ये था, ठीक। दोनों चालकों के बीच दूरी क्या थी, स्मॉल r थी, दोनों चालकों के बीच दूरी क्या थी, स्मॉल r थी। अच्छा अगर हम क्या करें, दोनों, यहाँ से आपको एक बात दिख रही, दोनों चालकों की धारा, दोनों चालकों में धारा की जो दिशा है वो क्या है, समान है। अगर धारा की दिशा दोनों में समान है तो उनके बीच जो बल कार्य करेगा वो कैसा बल कार्य करेगा, इस बात को मैं बताने जा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाने जा रहा हूँ। दो चालक हैं, ये चालक हमारे पास P, ये Q है, ये R है और ये S है। दो चालक हैं P, Q और RS। दोनों चालकों में यदि धारा का मान समान दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो इनकी जो बल की दिशा होगी वो क्या होगी, या इनके कौन सा बल कार्य करेगा, ठीक। तो लिखना, यदि धारा समान दिशा में प्रवाहित हो, है ना, यदि धारा समान दिशा में प्रवाहित हो, ठीक है, क्या हो, समान दिशा में प्रवाहित हो, तो दोनों चालकों के बीच, तो क्या, तो दोनों चालकों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही। दोनों चालकों के बीच आकर्षण बल लगेगा, ये नोट पॉइंट सेकंड है। अगला नोट पॉइंट थर्ड, देखिए थर्ड नोट पॉइंट क्या है, जैसे हमने माना है एक चालक ये है हमारे पास और दूसरा चालक क्या है, ये है, ठीक। इसकी धारा की जो दिशा है वो हम मान लेते हैं ये है, और इसकी धारा की जो दिशा है वो हम मान लेते हैं ये है। ये है P है, ये Q है, ये है R है, ये S है। दोनों चालकों के बीच दूरी क्या है, स्मॉल r है, ठीक। अब दोनों चालकों की धारा की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। दोनों चालकों के, जब दोनों चालकों में धारा की दिशा विपरीत हो तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। यदि धारा विपरीत दिशा में हो, किस दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, ठीक है, तो है ना, तो प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको ये डेरिवेशन बताया है। ये डेरिवेशन आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो आपको ये डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, जो भी जितने भी नंबर का डेरिवेशन होगा। क्लियर हुई बात। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री हैं यूट्यूब में, इसका कोई चार्ज नहीं है आपसे, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट करते रहिए, ठीक है। मेरे साथ साथ नोट ज़रूर करना है। फिजिक्स को सुनेंगे समझ में नहीं आएगी, फिजिक्स को नोट कीजिए, फिर हल कीजिए, पढ़िए, समझिए। समझना ही फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए। हाँ, इधर का हम मिटा रहे हैं तब तक।
एक बात मैं और बताऊं, यहाँ से एक नोट पॉइंट मैं और निकाल सकता हूँ। देखिए क्या नोट पॉइंट है, अभी भी देखिए 3 हमने आपको बता दिए हैं, और अगर हम चौथा यहाँ से निकाल लें, जैसे हमारे पास क्या है, ये धारावाही चालक है और एक ये धारावाही चालक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों चालकों में धारा का मान अलग अलग कर रहे थे। दोनों चालकों में धारा का मान क्या कर रहे थे, अलग अलग कर रहे हैं। ये दोनों चालकों में धारा समान हो, ठीक है। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, यदि दोनों चालकों में धारा समान हो, ठीक है, समान हो, मतलब यहाँ भी धारा आई हो और यहाँ भी धारा क्या हो, आई हो। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। दोनों चालकों में धारा का मान क्या हो, समान हो, ठीक, बराबर धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो बल मिलेगा, क्या मिलेगा, जो बल मिलेगा F इक्वल टू, देखिए ये था म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I/I1 I2 अपॉन में R, यही फार्मूला था, ठीक। तो F इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। देखिए पहले चालक पर धारा का मान क्या है, I है, ठीक। दूसरे चालक पर धारा का मान क्या, I ही तो है। तो हमारे पास जो मिलेगा फार्मूला वो क्या मिलेगा, R मिलेगा। क्या मिलेगा, R मिलेगा। लेकिन एक बात और समझो, पहले चालक के लिए धारा का मान I है और दूसरे चालक पर भी धारा का मान क्या है, I है। तो F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो क्या हो जाएगा, I² अपॉन में R। ये फार्मूला हमें मिला है कब, जब दोनों चालकों में धारा का मान क्या हो, समान हो। जब दोनों चालकों में धारा का मान क्या हो, समान हो। कहने का मतलब I1 बराबर I2 बराबर क्या हो, I हो। तब हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I² अपॉन में R। क्लियर हुई बात। बहुत फार्मूलों के आप जितना बढ़ा सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं, और जितना बढ़ा लेंगे उतना ही बेनिफिट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जितना आप बढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं पूछता है। जो मैंने फार्मूला पहले बताया था आपको, क्या बताया था, F इक्वल टू फार्मूला बताया था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन में R और इनटू में L। यहाँ से फार्मूला नहीं पूछता, यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। यहाँ से पूछ लेगा तो डायरेक्टली कर नहीं देंगे आप, कर देंगे तो मतलब क्या रहेगा, बोर्ड एग्जामिनर जो होता है वो पूछता है यहाँ से पूछता है न्यूमेरिकल, यहाँ से। अब आपने ये फार्मूला ये पढ़ा है, ये फार्मूला नहीं पढ़ा है, अगर ये फार्मूला नहीं पढ़ा न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है। इसलिए वो ऐसा बनाया नहीं दे देगा कि आप उसको उठा के यूज़ कर लीजिए। बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। वो यहाँ से पूछेगा, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछेगा कैसे आता है ये फार्मूला, बना कैसे बना है, इससे रिलेटेड पूछेगा क्या। वहाँ पर लंबाई नहीं दे रखी होगी। अब आप घबरा जाएंगे, सोचते हैं कि सर ने हमें जो फार्मूला बताया था वहाँ लंबाई थी, इसमें लंबाई नहीं दे रखी, तो लंबाई के लिए हम क्या करें, अब लंबाई कहाँ से हम खोजें, लंबाई को कहाँ से निकालें। अब लंबाई को नहीं निकाल पाएंगे तो इस फार्मूले को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि हर फार्मूले को समझो। इस फार्मूले में लंबाई, अगर क्वेश्चन कोई दे रखा हो उसमें लंबाई ना हो तो इस फार्मूले का यूज़ कीजिए। अगर दोनों चालकों में धारा का मान समान हो तो इस फार्मूले का यूज़ कीजिए, ठीक। अगर दोनों चालकों में धारा का मान अलग दे रखा हो, लंबाई भी दे रखी हो और दोनों चालकों के बीच दूरी भी दे रखी हो तो इस फार्मूले का यूज़ कीजिए। तो ज़रूरी है हर फार्मूले को पढ़िए आप। ये नहीं है कि मैंने यही फार्मूले को बता दिया जो आपकी बुक में लिखा है, बस उसी को पढ़ लिया आप पास हो गए। कोशिश देखो, न्यूमेरिकल इसीलिए नहीं हो पाते बच्चों से, इसीलिए डरते हैं क्योंकि जो फार्मूला होता है वो सिर्फ एक ही पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन वो होता है ये, इसी से हमें आगे बढ़ना है। इसको खोज लिए, इसको प्रूफ कर लिए, बस यहीं पे छोड़ दिए, ऐसा नहीं, इसको आगे भी बढ़िए। आगे क्या है इसको हम और अगर खोजेंगे तो और कुछ मिलेगा। भाई विज्ञान पढ़ने का मतलब है खोजना, खोजते रहिए आप, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही। हाँ, तो ये जो मैंने 3-4 फार्मूले एक्स्ट्रा बताए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे ही न्यूमेरिकल बनेंगे। अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इनसे ही न्यूमेरिकल बनेंगे। आप इससे देखना बहुत कम न्यूमेरिकल बनते हैं, इन्हीं सारे फार्मूले से न्यूमेरिकल बनते हैं। क्लियर हुई। तो आप लोग नोट जरूर कीजिए, समझिए जरूर, नोट कीजिए फटाफट। नोट करना यही आपके लिए एक अच्छे
स्टूडेंट की पहचान मानी जाती है। नोट कीजिए, उसको पढ़िए, समझिए, तभी आप फिजिक्स समझ पाएंगे, अन्यथा फिजिक्स आपको समझ में आने वाली नहीं है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो डरना नहीं है, मेरे साथ बने रहिए। फिजिक्स आपको ऐसी मैं पढ़ाऊँगा कि बिल्कुल सिंपल लगेगी, जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एम्पियर की परिभाषा। क्या लिखेंगे? एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, देखते हैं एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। लगाइए मेरे साथ एम्पियर की परिभाषा। अच्छा देखिए, अभी अभी हमने एक फार्मूला बताया था, F = μ0 अपॉन, देखिए फार्मूला एम्पियर की परिभाषा हम डायरेक्ट आपको नहीं बताएंगे, पहले इसको हम थोड़ा सा प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद जो परिभाषा निकलेगी, जो सूत्र मिलेगा, उसी सूत्र से हम एम्पियर की परिभाषा बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, ऐसे हम लिखा दें परिभाषा क्या होती है, आप रट लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, तो समझिए फिर लिखिएगा। ठीक है, तो क्या है, फार्मूला भी निकला था हमारे पास, F = μ0 अपॉन 2π, फिर क्या था, I² अपॉन में R था। ये फार्मूला मिला था, जो कि अभी हमने आपको बताया था। ये जब दोनों चालकों की लंबाई क्या हो, समान हो, तो उस टाइप में हमें एक फार्मूला मिला था, F = μ0 अपॉन 2π I² अपॉन R। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ पर थोड़ा हमें करना क्या है, दोनों चालकों में धारा समान है। ठीक, दोनों चालकों में क्या है, धारा समान है। ठीक है, दोनों चालकों में धारा का मान समान है ना, समान दिशा में है। ठीक, कुछ भी लिख सकते हो, समान दिशा में। देखिए, अच्छा देखिए, धारा का मान समान दिशा में है, तो यहाँ से हम मानते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, मानते हैं, माना कि जो I है, जो I है उसका मान हम मान लेते हैं 1 एम्पियर। क्या मान लें, धारा का मान क्या मान लें, 1 एम्पियर, क्योंकि धारा एम्पियर में मापी जाती है। दूरी जो R है उसका भी मान लें 1 मीटर। क्या मान लें, 1 मीटर मान लेते हैं। ठीक, हमें मानने में, क्योंकि फिजिक्स क्या कहती है, आप मानते रहिए, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं, आप मानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, F = μ0 अपॉन 2π, देखिए धारा का मान 1², दूरी का मान 1 है, तो F = भाई ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा μ0 अपॉन 2π। देखिए फार्मूला क्या बचा, F = μ0 अपॉन 2π, जो F = μ0 अपॉन 2π, ये जो वैल्यू होती है, F = μ0 अपॉन 2π की जो वैल्यू होती है, ये क्या होती है, ये 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होती है। ये याद रखना, ये मैं चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे थे तब उस टाइम हमने आपको 3 वैल्यू बताए थे μ0 अपॉन 2π की। ठीक है, ये 3 वैल्यू बताई थी। अच्छा देखिए, जो जहाँ पे μ0 अपॉन 2π लिखा है उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁷। क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁷। तो F = हमें मिलेगा क्या, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, ये हम चीज़ लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि सर आप सीधे एम्पियर की परिभाषा क्यों नहीं बता रहे हैं, परिभाषा क्यों नहीं लिखा रहे हैं, लिखाएंगे। अब परिभाषा कहाँ से बनी, यहाँ से बनी। देखिए अब परिभाषा क्या हो गई, हाँ देखिए 1 एम्पियर की अब परिभाषा निकालेंगे यहाँ से। तो क्या है, देखिए 1 एम्पियर वह परिभाषा है, क्या है, 1 एम्पियर वह धारा है जो 1 मीटर दूरी हमने क्या मिली, 1 मीटर, 1 मीटर दूरी पर रखे 2 समांतर धारावाही चालकों की एकांक लंबाई, हमने लंबाई क्या ली है, एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करे। ठीक, बात समझ में आई। ये एम्पियर की परिभाषा है, ये क्या है, एम्पियर की परिभाषा है। एम्पियर जो कि धारा का क्या होता है, मात्रक होता है। बात समझ में आ रही है, नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और ये डेफिनेशन है, खूब पूछी जाती है। एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, ये भी पूछता है कभी कभार कि जो बल लगता है वो कितने न्यूटन का बल लगता है। तो याद रखना 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित होता है, कब, जब 2 समांतर धारावाही चालक होते हैं और उनके बीच जो बल लगता है वो कितना लगता है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का लगता है। और कैसा लगता है, ये भी पूछ सकता है। अगर दोनों की दिशा क्या है, समान दिशा में है, दोनों धाराएं समान दिशा में हैं,
तो कैसा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। अगर दोनों की दिशाएं विपरीत दिशा में है, दोनों धाराएं विपरीत दिशा में है, तो बल कैसे लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्लियर हो रही बात? ये मैंने आपको अच्छे से बताया है, नोट कीजिए इस डेफिनेशन को। ठीक है, हाँ नोट कीजिए। नोट कीजिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं अकाल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे हमने बनाया, ये हमारे पास क्या है? एक नॉर्थ पोल है और ये क्या है? एक साउथ पोल है। ठीक, ये क्या है? एक नॉर्थ पोल है, ये क्या है? एक साउथ पोल है। ये मैंने एक अकाल्पनिक रेखा खींच दी। ठीक, ये क्या है? मैंने खींची एक अकाल्पनिक रेखा खींची। तो चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा क्या है? नोट कीजिए। किसी चुंबकीय, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा समस्या है लिखने में। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई अकाल्पनिक रेखाओं का वक्र, अकाल्पनिक रेखाओं का वक्र चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये सिर्फ थ्योरी है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं, ना कोई मात्रक, ना कुछ है, सिर्फ इसको लिखना है। तो आप लिख लीजिए, फिर से लिखिए। मैं बोल रहा हूँ फिर से एक बार दोबारा। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई अकाल्पनिक रेखाओं का वक्र चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। क्लियर हुई? अब लिखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, पहला लिखिए पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से चलकर, मतलब उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। चलेंगी कैसे, ये मैं बता रहा हूँ। जैसे ऐसे चलती हैं, देखिए नॉर्थ पोल से चल रही हैं और कहाँ समाप्त हो रही हैं? दक्षिणी ध्रुव पर। ऐसे चलती हैं, इनका चलने का जो स्टाइल होता है वो ऐसे होता है। ठीक, नॉर्थ पोल से चलकर दक्षिणी ध्रुव पर, मतलब उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट लिखना, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ये एक बंद वक्र बनाती हैं। जैसे, ठीक है, ऐसे ये एक बंद वक्र बनाती है। दूसरा पॉइंट लिखना, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, ठीक है। थर्ड लिखना, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, अगला थर्ड पॉइंट लिखना, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे। ऐसे लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे। जैसे ये है, ध्यान से समझिए, ये मैंने क्या की, एक स्पर्श रेखा खींची, तो ये किसको प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। जैसे हम ये खींच रहे हैं स्पर्श रेखा, तो ये क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। अगर हम इस टाइप में ऐसे खींच रहे हैं, ये अंदर चला गया, अंदर नहीं जाएगा। अगर हम कोई ऐसे स्पर्श रेखा खींचे, तो ये काहे को बताती है? चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। तो लिखना, चुंबकीय क्षेत्र में
किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ये दिशा को प्रदर्शित कर रही है। ये जो मैंने स्पर्श रेखा खींची है ये क्या बता रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ है, किधर है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या लिखा, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्लियर हुई बात। ठीक है, अगला फोर्थ पॉइंट लिखना, दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर ये ऐसे काट रही हैं, देखिए अगर ये ऐसे काट रही है, मैंने काट दिया है, तो इसकी दो दिशाएं हो जाएंगी। इसकी क्या हो जाएंगी, एक ये डायरेक्शन हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएंगी, दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि ऐसा असंभव है। तो लिखना दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। फिफ्थ पॉइंट लिखना, फिफ्थ पॉइंट लिखना, थोड़ा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखें समझिए। देखिए जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, ये पास पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, पास पास है, मतलब नज़दीक है, यहाँ पर दूर दूर है। ठीक, यहाँ पर क्या है, दूर दूर है। लिखिए जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर प्रबल बल लगता है। कैसा लगता है, प्रबल बल लगता है। ठीक है, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर प्रबल बल लगता है, और जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर दुर्बल बल लगता है। कैसा लगता है, दुर्बल बल लगता है। ठीक है, बात समझते जाना, तो वहाँ पर दुर्बल बल लगता है। ठीक है, बात समझ, जहाँ पर पास पास होती है वहाँ पर बल लगता है, जहाँ दूर दूर होती है वहाँ पर दुर्बल बल लगता है। ठीक है, अगला लिखना 6 नंबर पर। देखिए थोड़ा सा समझिए पहले इसको, डायग्राम को। जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी समान होगी, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी समान होगी वहाँ पर एक समान चुंबकीय बल लगता है। ऐसे लिखना है, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी समान होगी, जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी समान होगी वहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हुई, क्या कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, नोट हुआ। 6 पॉइंट हमने आपको लिखाए हैं चुंबकीय बल रेखाओं के, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हेडिंग खूब पूछी जाती है अक्सर। ठीक है, हाँ लिखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ लगाइए, वृत्ताकार धारावाही। क्या लिखेंगे, वृत्ताकार धारावाही, है ना। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर, कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, तो देखिए हम बना रहे हैं इसका फिगर। हमने क्या किया भाई, ये एक हमने क्या लिया है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली ली है। ठीक, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली ली है, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल ए है। ये क्या है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल ए है। कुंडली का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं ओ। ठीक, कुंडली के मध्य बिंदु ओ से x मीटर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु क्या है, P स्थित है, जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर हुई बात। अच्छा देखिए, इस चीज़ को हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए कोई डाउट, इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बात समझ में आ रही, बोलो भाई, बात समझ में आ रही। ठीक है, हाँ
इस कुंडली में धारा का मान क्या है, आई है। इस कुंडली में धारा का मान क्या है, आई है मेरे भाई। बात समझ में आ रही? इस कुंडली में धारा क्या प्रवाहित हो रही, आई प्रवाहित हो रही। हाँ, आप लोग फिगर बना लीजिएगा, तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने मार्कर को इंक खिला देते हैं, क्योंकि ये भूखा हो जाता है। अगर भूखा हो गया तो ये काम करना बंद कर देता है, फिर कहता है मुझे 2 बूंद पिलाओ ज़िंदगी के लिए। तो इसको भैया 2 बूंद पिलानी पड़ती है हमको, है ना, पीता बहुत है। हाँ बनाइए, बन गया। अब थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखिए, हम बोल रहे हैं तब तक। लिखिए, माना एक वृत्ताकार, हम भी लिखेंगे भी। हाँ, माना एक वृत्ताकार, माना एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली, है ना, कुंडली की त्रिज्या a है ना। कुंडली में प्रवाहित धारा I है ना। कुंडली के केंद्र O से x मीटर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है ना। क्या है, P स्थित है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही? ठीक है, क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए, हाँ, क्या करना है, एक हमें मान ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, थोड़ा सा देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर छोटा सा हम एक खंड मान लेते हैं। ये हमने क्या किया, एक छोटा सा कुंडली का हमने पार्ट लिया है। ये हमने क्या लिया, छोटा सा कुंडली का पार्ट लिया है, जिसकी लंबाई मान लेते हैं dx है। क्या है, dl है, सॉरी, लंबाई क्या मान लेते हैं, dl है। क्या मान लेते हैं, dl है। अगर यहाँ पे थीटा का मान देखें तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सॉरी, एंगल देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर हुई बात? बोलो, बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें देखो ये दूरी कितनी है, a है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, x है। तो ये दूरी जो है, इसका नाम O है, तो इसका नाम हम देते हैं a दे देते हैं। इसका नाम क्या देते हैं, a। अच्छा, a और p के बीच की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल r है। क्या मान लेते हैं, स्मॉल r है। तो a और p के बीच की दूरी हमने माना है स्मॉल r है। ठीक, अगर देखिए ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा हो गया। तो डायरेक्शन की जो धारा की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस दिशा में हो जाएगी। बात समझ में आ रही? धारा की दिशा, धारा जो होगी वो इस दिशा में प्रवाहित होगी। अगर यहाँ पर देखें तो धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी, अगर यहाँ पर देखें तो धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर यहाँ पर देखें तो धारा क्या हो जाएगी, इस दिशा में प्रवाहित होगी। देखिए, समझिए, थोड़ा सा बात को समझिए, है ना। धारा का मान कुंडली के अक्ष पर हर बिंदु पर, अलग अलग बिंदु पर धारा का मान अलग अलग हो रहा। धारा की दिशा, धारा का मान नहीं, सॉरी, कुंडली के प्रत्येक अक्ष पर धारा की दिशा समान है, सॉरी, धारा का मान समान है, लेकिन धारा की दिशा क्या है, अलग अलग हो रही। देखिए, हर बिंदु पर धारा की दिशा क्या हो रही, अलग अलग हो रही, लेकिन धारा का मान सेम है कुंडली के प्रत्येक अक्ष पर। क्लियर हुई बात कि नहीं? बात समझ में आ रही? बोलिए, बात समझ में आ रही है ना। हमें क्या करना है, कुंडली के अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है x मीटर दूरी पर, है ना। अच्छा, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के सूक्ष्म खंड dl द्वारा हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो क्या लिखेंगे, धारावाही क्या लिखेंगे, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के सूक्ष्म खंड dl, क्या, dl के कारण
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे कहाँ से? बायो-सैवर्ट के नियम से। कहाँ से निकालेंगे? बायो-सैवर्ट के नियम से। तो बायो-सैवर्ट का नियम क्या है? बायो-सैवर्ट के नियम से, ठीक है। बायो-सैवर्ट का नियम क्या कहता है? देखिए, हमने बताया था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर, क्या है, अपॉन में आर स्क्वायर है। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं। इसको समीकरण क्या मान लें? फर्स्ट मानते हैं। देखिए भाई, हमें क्या निकालना है? हमने अभी छोटे से खंड के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकाला है। हमें निकालना किसका है? हमने सिर्फ अभी इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसी के लिए जो डेल्टा छोटा सा मैंने सूक्ष्म खंड लिया है, इसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें मिला है वो dB इज इक्वल टू, क्योंकि D हमने इसलिए लगाया क्योंकि एक छोटा सा अल्पांश है, छोटा सा खंड है, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ये है। अगर हम पूरे के लिए, पूरे लूप के लिए या पूरे कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो देखते हैं संपूर्ण कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखेंगे? संपूर्ण कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र। अगर संपूर्ण कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो जो dB था उसका हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। चुंबकीय क्षेत्र हमें पूरे का निकालना है। किसका निकालना है? पूरे का निकालना है। तो B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dB। बात समझ में आ रही है? समाकलन कर देंगे, मतलब पूरे का क्या करेंगे? समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? संपूर्ण कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र का मान मिलेगा। अच्छा देखिए, ये B इज इक्वल टू होगा, ये इंटीग्रेशन होगा। dB की वैल्यू क्या है? ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये है आई डेल एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमें किसका समाकलन करना है और किसका समाकलन नहीं करना है। देखिए, B इज इक्वल टू, हमें जो कांस्टेंट वैल्यू है उन सबको बाहर निकालना है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई, है ना, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन हमें DL का करना है। इस छोटे से खंड का हमें क्या करना है? समाकलन कर देंगे तो पूरे का हमें क्या मिल जाएगा? पूरे का हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आ रही? क्या बात समझ में आ रही? बोलिए भाई, बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आई? तो देखिए, इस छोटे से अल्पांश का हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो मिलेगा B इज इक्वल टू, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इसका समाकलन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा क्या? अच्छा, यहाँ पर त्रिज्या क्या है? A है। यहाँ पर त्रिज्या क्या है? इस कुंडली की त्रिज्या जो है वो A है। तो क्या होता है? ये होता है 2 पाई R होता है। तो R यहाँ पर त्रिज्या जो है वो यहाँ पर क्या है? A है। क्या होता है? A है। बात समझ आ रही? देखिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। क्लियर हो रही बात? बोलो, बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर बच क्या रहा? यहाँ पर B इज इक्वल टू बच रहा है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, है ना। ये हो जाएगा आई, है ना, ये पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा, है ना। ये आई हो गया, ये ए हो गया, अपॉन में आर स्क्वायर हो गया और इनटू में साइन थीटा हो गया। ठीक। अच्छा देखिए, साइन थीटा यहाँ से हम निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या निकालेंगे? फिगर से निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब कितना है? देखिए, ये थीटा है। अगर ये हम 90 डिग्री मान लेते हैं तो इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा? A। तो यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? R अपॉन A। क्या हो जाएगी? R अपॉन A। तो रखो, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? R अपॉन A। क्या लिखेंगे? R अपॉन A। देखिए, A से A कैंसिल हो गया, R से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो 20 कुल जो मिला है वो 2 म्यू नॉट अपॉन 2, फिर मिला है I अपॉन R। ये हमें फार्मूला मिला है जो कि कुंडली के अक्ष पर जो हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया है। बात समझ में आ रही? बोलो भाई, बात समझ में आ रही?
हाँ क्लियर। ये हमें मिला है आर के पदों में, ये क्या मिला है मुझे, आर के पदों मिला है। अगर हम आर के पदों में ना रखें और इसको हम और आगे बढ़ाना चाहें तो और आगे बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं ये भी हम बता देंगे आपको। तो पहले देखिए, पहले इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। ओ एक मिस्टेक हो गई यार। देखिए हमने क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमने यहाँ पर उल्टा लिख दिया। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, कोई बात नहीं, एक मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ पर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब यहाँ पर क्या है, ए है। लंब यहाँ पे क्या हो गया, गलती हो गई, ए अपान आर हो गई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमें बच क्या क्या रहा था, तो b इक्वल टू क्या बच रहा है, ये म्यू नॉट अपॉन, ये हो जाएगा 2 है ना, इनटू में i हो गया है ना, a हो गया, अपॉन में r स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या है, a अपॉन क्या है, r है। साइन थीटा के स्थान पे हम क्या लिखे हैं, a अपॉन r लिख लिए हैं। क्या लिख लिए, a अपॉन r लिख लिए हैं। अच्छा यहाँ से अगर देखें तो हम r निकाल सकते हैं, तो r अगर निकाल लें तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर और ब्रैकेट वो प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ये हमें क्या मिलेगा, आर की वैल्यू मिलेगी। ये क्या मिलेगी, आर की वैल्यू मिलेगी। थोड़ा सा हम इसको हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, इनटू में आई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। इसी को थोड़ा हम हल करते हैं, तो b इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू अपान 2 है ना, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, आर के स्थान पे हम लिखेंगे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की होल पावर 3। ठीक है, बात समझिएगा, ये हम लिखेंगे। तो b इक्वल टू, इसको थोड़ा हम और हल करना चाहें, हल कर सकते हैं। देखिए चाहो तो आप यही छोड़ सकते हो, नहीं तो और हल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आई हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। देखिए ये अंडर रूट लगा है, इसका मतलब होता है 1/2। इसका मतलब क्या होता है, इसकी पावर 1/2 पूरे की होल क्यूब, पूरे की होल क्यूब, क्योंकि लगा है क्यूब। ठीक, तो देखिए b इक्वल टू क्या मिलेगा, ये म्यू नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आई अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये घात की घात गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। ये फार्मूला हमें मिलेगा। थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी हमसे लिखने में नहीं बल्कि लिखने में, समझ सकते हैं। ये फार्मूला हमें मिला है। क्लियर हुई बात, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, नोट कीजिए, हाँ नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। हो गया, ठीक। एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, लगे हाँ तब लिख ही लो, नोट पॉइंट है। देखिए ये कुंडली में, यदि कुंडली में n फेरे हों, लिखना यदि कुंडली में n फेरे हों, क्या हो, n फेरे हों तो, है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, पहले आई ए स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और n। ठीक है, n क्या हो जाएगा, कुंडली में फेरों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। n क्या होगा, कुंडली में फेरों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हम मिटा रहे हैं, अगर हम मिटा दे रहे हैं, आप लिख नहीं पाए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रोक के भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन लिखना सब है, आपको छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक, तब तक देखते हैं, हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें, उनको हम ज़रूर ध्यान देते हैं। देखिए इसी फार्मूले से एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, एक समतल वृत्ताकार में 100 फेरे हैं। ठीक है,
इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। वृत्त कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली की इस पर स्थित केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसा मैंने डायग्राम बनाया था उसी रिलेटेड डायग्राम है। पहले इसका डायग्राम देखते हैं। तो देखिए ये इसका कुछ डायग्राम है, ये इसका, ठीक। क्या कह रहा है, फेरों की संख्या क्या है, देखिए n जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। ये इसका मध्य बिंदु O है, ये इसका मध्य बिंदु O है। तो जो R दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है ना। इसमें 2 एम्पीयर की धारा है, इसमें जो I की वैल्यू है वो 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है ना। I जो है वो 2 एम्पीयर है, कितना है, 2 एम्पीयर। बात समझ में आ रही है। P की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली पर स्थित केंद्र से ये 4 सेंटीमीटर, जो x की वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है ना। दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करना है। कुछ ऐसा चित्र बना होगा, ठीक है। तो पूछ क्या रहा, अब देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान पूछ रहा है। देखिए फार्मूला क्या है, B = n, पहले लिख लेते हैं हम लोग, कोई डाउट नहीं, μ0/2, फिर क्या है IA² अपॉन में A² प्लस का x² की पावर 3/2। देखिए वैल्यू रख देते हैं हम लोग, हम वैल्यू रख देते हैं। आप क्वेश्चन को हल आप कीजिए, मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है। फेरों की संख्या कितनी है, 100। μ0/2 μ0/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 4। वो क्या होती है, ये होती है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 है ना। माइनस का कितना होता है, 7 होता है, और नीचे कितना है, 2 है, ठीक है। हाँ, और क्या दे रखा है, I कितना दे रखा है, I दे रखा है 2, I कितना दे रखा है 2, A कितना दे रखा है, A हमारा ये था 3 सेंटीमीटर था। 3 सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, इसको मीटर में करेंगे तो 3 × 10⁻⁻2 से क्या कराएंगे, 10⁻⁻2 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो ये मीटर में हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। हाँ देखिए ये 2 हो गया। A की वैल्यू फिर यही थी, कितनी थी, ये जाएगी 3 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का x कितना था, 4 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में करेंगे, 10⁻⁻2 मीटर में करेंगे, ये हो गया मीटर में, ये सेंटीमीटर में था, तो प्लस का 4 × 10⁻⁻2 है ना का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सबकी पावर 3/2। इसको आप हल करिएगा, इसको क्या करिए आप, नहा धो के आराम से खाना खा पी के हल करना। तो 2 स्टेप मैं बता दे रहा हूँ। एक 0.90 × 10⁻⁻3 ये मिलेगा आंसर, ठीक है, दोनों आंसर मिलेगा। या तो इसको आप बढ़ा के थोड़ा सा ये लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁻4, ये भी मिल सकता है। इसको बढ़ाएंगे एक स्टेप, ये हमें मिलेगा आंसर, ठीक। इस टाइप से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। हाँ नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट कीजिए। हाँ ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, अभी जो मैंने पीछे कर चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है एक लंबे तार में एक लंबे तार में
10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। है ना। तार में 10 सेंटीमीटर तार में 10 सेंटीमीटर दूर बाईं ओर, थोड़ा सा लिखते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही हो, लिखा हुआ समझ में ना आए, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ज़रूर लिखिए। बाईं ओर, माफ़ कीजिए, हाँ क्या लिखा है, बाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन की दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल की गणना कीजिए और इसकी दिशा भी बतानी है। वह दिशा बताओ। ठीक है, दोनों बात बताना है। एक लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा है। देखिए आई की वैल्यू क्या है, वो 10 एम्पियर है। ठीक है, जो तार में धारा है वो 10 एम्पियर है। ठीक, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बाईं ओर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बाईं ओर क्या किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रक्षेपित किया जाता है ना। ये तो कह रहा है, हाँ, प्रक्षेपित किया जाता है किधर, किस दिशा में, दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना। दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए अगर हम इसको बात करें, ये हमारे पास एक तार है। ठीक है, इस तार में जो धारा का मान है वो 10 एम्पियर है। ठीक है ना। क्या कह रहा, हाँ, धारा उत्तर से दक्षिण की ओर है, प्रवाहित हो रही है उत्तर से। तो ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। इस डायरेक्शन में धारा है, इस डायरेक्शन में धारा का मान है। ठीक, तार से 10 सेंटीमीटर बाईं ओर, तो बाईं ओर किधर देखें, तार से 10 सेंटीमीटर, अगर धारा इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही, तो बाईं ओर किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर कह रहा, बात समझ रही। अगर धारा इस दिशा में आ रही तो इसका बायां इस साइड में होगा। फिर क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण नीचे से, तो इस डायरेक्शन में क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब सीधे ऊपर की ओर, जिसकी चाल क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रक्षेपित किया जाता है। इस पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा बताओ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, किसी गतिमान आवेशित कण पर जो चुंबकीय बल लगता है वो लगता कितना है, किसी लिखेंगे, इसका सलूशन देखते हैं। किसी गतिमान आवेशित कण पर बल, यही तो पूछ रहा है। तो F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, ये लगता है बल। बात समझ में आ रही, क्या लगता है, बल ये लगता है। ठीक, क्या लगता है, बल ये लगता है। अच्छा, बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, ये बिंदु P है, यहाँ पर क्या है, एक बिंदु P है, ये भी कह रहा है यहाँ पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र वो कितना होगा वो भी देखते हैं। तो B इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, μ0/2 पाई I अपॉन में क्या हो जाएगा R। तो देखिए μ0/2 पाई की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻7, है ना। I कितने दे रखे हैं, I 10 एम्पियर है, I कितना है 10 एम्पियर है ना। और हाँ, R कितना दे रखे हैं, दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में करेंगे तो 10 × 10⁻2 लिखेंगे। ठीक है,
तो देखिए 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 गुणे 10 की घात माइनस का 7, ये 2 गुणे 10 की घात ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो मिलेगा क्या यहाँ पे 2 गुणे 10 की घात माइनस का 5, ये b इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या मिलेगा, 2 गुणे 10 की घात माइनस 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर याद रखना, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। नोट कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। हो गया, एक और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हर टाइप से हम क्वेश्चन कराएंगे, जो डेरिवेशन हम करा रहे हैं उस टाइप से क्वेश्चन एक ज़रूर देते हैं, ये मेरी एक खास बात है, ठीक है, पढ़ाने की। हाँ, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है, एक लंबा व सीधा तार ऊर्ध्वाधर तल से लटक रहा है। क्या कर रहा है, लटक रहा है। तार में 5 एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, ऊपर की ओर बह रही है। तार से किसी बिंदु के क्षैतिज तल में तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर उत्तर दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। चारों दिशाओं में पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, क्या क्या दे रखा है। धारा का मान कितना है, धारा का मान है 5 एम्पियर, ठीक है। धारा का मान क्या है, 5 एम्पियर, ठीक है। धारा कितनी है, 5 एम्पियर। दूरी कितनी, जो आर है वो है 20 सेंटीमीटर। क्या है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, इसको मीटर में करेंगे तो 10 की घात -2 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। अच्छा, चारों दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू, जो फार्मूला होता है वो होता है μ0/2 पाई। क्या होता है, μ0/2 पाई I/R। क्या होता है, I/R, ठीक है। तो देखिए इसका मान 2 गुणे 10 की घात कितना होता है, -7 होता है, यही होता है हमें लगता है ना। हाँ, धारा कितना है 5 एम्पियर और दूरी कितना है 20 गुणे 10 की घात -2 है, ठीक है। तो देखिए काट देते हैं, 5 एकम 5 चक्कू 20, ये हो गया 2 एकम 2 दूनी 4, तो हो गया 1/2 है ना, गुणे 10 की घात -7 हो गया, गुणे 10 की घात +2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस में ऊपर जाएगा प्लस के। इसको भैया 0.5 लिख सकते हैं, गुणे 10 की घात क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे, है ना, -5। अब देखिए 5 पॉइंट हम इसको 0, एक अंक हम इधर बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक अंक इधर बढ़ रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, 1 घट जाएगी। अगर सीधे हाथ पे बढ़ते हैं तो पावर 1 घट के क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। घटती है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यूनिट जरूर लिखिएगा, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे बंद हो रही है, और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे से पढ़िए, हम हर कॉन्सेप्ट, हर डेफिनेशन, हर डेरिवेशन और कुमार मित्तल की बुक से हम न्यूमेरिकल एक कराते हैं, ठीक। तो मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, थैंक यू।